और आपको बता दें कि विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज चौथा दिन है और सदन में फिलहाल अभी सीएम बोल रहे हैं। आपको सीधे लेकर के चलते हैं सदन। टेक्निकली ये है, मैंने उसको एक संक्षिप्त में ये बनाया है, मैं उसे पढ़ देता हूं। और जो इस पर माननीय सदस्यों की जो संशय है, मुझे लगता है इसके जानने के बाद वो संशय भी दूर हो जाएगा। अध्यक्ष महोदय, 1932 खतियान आधारित स्थानीयता इस राज्य के करोड़ों आदिवासी मूलवासियों की अस्मिता एवं पहचान से जुड़ी हुई है और उनकी यह बहुप्रतीक्षित मांग भी रही है। अध्यक्ष महोदय, उनकी भावना एवं आकांक्षा के अनुरूप पिछले वर्ष 11 नवंबर को इस सदन ने ध्वनि मत से पारित कर इसे माननीय राज्यपाल महोदय के पास स्वीकृति के लिए भेजा था। अध्यक्ष महोदय, इसमें थोड़ा बहुत हमारे सत्ता विपक्ष के लोगों ने भी कहा कि हमारी भी सहमति है, भले ही पीठ पीछे करके बोला हो, लेकिन उन लोगों ने भी ये बात कही थी, हम लोग भी इसमें सहमत हैं। लेकिन जाकर के पीछे से अध्यक्ष महोदय राज्यपाल महोदय के कान भरने का काम किया अध्यक्ष महोदय। और इसकी लड़ाई तो अध्यक्ष महोदय हमारे पार्टी सुप्रीमो ने और दिसोमगुरु शिबू सोरेन जी ने भी एक लंबी लड़ाई लड़ी थी। अध्यक्ष महोदय, इसमें पूरा राज्य इस बात को जानता है। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, झारखंड राज्य खनिज संपदा से भरपूर यह राज्य है। अध्यक्ष महोदय, और विभिन्न मुख्य रूप से यहाँ पर जो कार्य होते हैं, खनन कार्य के ही अहम भूमिका रही है, चाहे वो किसी भी तरीके के खनिज संपदा हो। समय अवधि बीतता गया। अध्यक्ष महोदय, पहले तो सरकारी नौकरियां मिलती थी, जमीनों के बदले मुआवजे भी कुछ मिलते थे, लेकिन वर्तमान स्थिति में जिस तरीके से कंपनियां आउटसोर्सिंग के रास्ते बढ़ी है, जिसमें बड़े पैमाने पर कंपनी लगभग पूरी कंपनी ही ऐसा लगता है कि मानो आउटसोर्स हो चुका हो। और इसमें कहीं ना कहीं जो हमारे स्थानीय लोग हैं, उनको भी जगह पाने में कठिनाई की तो बात ही नहीं, बल्कि मिलना भी संभव नहीं है। अपने तरीके से वो लोगों को अपनी कंपनियों में रखते हैं, इसी के लिए विधायक लाई गई थी। अध्यक्ष महोदय, और इस दिशा में हमारे माननीय सदस्यों ने 20 वर्षों तक राज्य को दिशा देने का काम किया। और अध्यक्ष महोदय, इस पर क्या पहल इन लोगों ने किया, ये खुद अपने गिरेबान में झांक करके बता सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, माननीय राज्यपाल महोदय ने अपने संदेश के साथ विद्वान अटॉर्नी जनरल के वैधिक परामर्श भी जो विधेयक है उसके साथ संलग्न किया है एवं विधेयक पर पुनर्विचार करने का निर्देश भी दिया है। अध्यक्ष महोदय, अटॉर्नी जनरल जी ने अपने परामर्श में कंडिका 9 से 15 में स्थानीयता की परिभाषा एवं उनके आधार पर सुविधाएं उपलब्ध कराने को पूरी तरह से जायज भी ठहराया है। अध्यक्ष महोदय, एवं राज्य के प्रयासों का सराहना भी किया है। अब चूंकि अध्यक्ष महोदय अब ये डबल इंजन की सरकार तो है नहीं, अब ये कैसे चीजें बदलती है इसमें आपको पता चलेगा। अध्यक्ष महोदय, विधेयक के धारा 6 पर परामर्श हेतु विद्वान अटॉर्नी जनरल ने जो
चिलबू लीला प्रसाद राव बनाम आंध्र प्रदेश तथा सत्यजीत कुमार बनाम झारखंड राज्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को अपना आधार बनाया। उस संबंध में मैं आपको के माध्यम से सदन को बताना चाहूंगा कि ये दोनों फैसले वर्तमान विधेयक के परिप्रेक्ष्य में कोई प्रासंगिक नहीं रखता है। देखो, तो दोनों आदेशों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह व्यवस्था दी है कि संविधान की 5वीं अनुसूची की कंडिका 5(1) में राज्यपाल को कानून बनाने अथवा उसमें संशोधन करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत नियम बनाने की शक्ति राज्य की विधानसभा को प्राप्त है, अध्यक्ष महोदय, जिसके तहत हम लोगों ने ये विधेयक लाया था, अध्यक्ष महोदय। इसी कारण हमने ये विधेयक भी लाया, अध्यक्ष महोदय, और विधेयक बनाने और इस पर विधानसभा की सम्मति प्राप्त करने का एवं उसे 9वीं अनुसूची में शामिल करने का भी हम लोगों ने निर्णय लिया था, अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार अटॉर्नी जनरल द्वारा जिन अन्य आदेशों का उल्लेख किया गया है, जिनमें से इंडियन साउनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के संबंध में पिछड़े वर्गों के आरक्षण उपलब्ध कराने से है, जनरल मैनेजर दक्षिण रेलवे बनाम संघाचार का संबंध ST/SC को प्रोन्नति में आरक्षण उपलब्ध कराने से है, अखिल भारतीय शोषित कर्मचारी संघ रेलवे बनाम भारत सरकार का संबंध ST/SC वर्ग के लिए आरक्षित पदों की रिक्ति को आगामी वर्षों में कैरी फॉरवर्ड करने से है, एवं स्टेट ऑफ केरला वर्सेस NM थॉमस का संबंध ST/SC श्रेणी के लोगों को प्रोन्नति देने से है, जबकि इसके विपरीत वर्तमान विधेयक का उद्देश्य स्थानीय परिभाषित करना एवं उसके आधार पर स्थानीय को रोजगार सहित अन्य लाभ प्रदान करना है, अध्यक्ष महोदय। इस प्रकार सभी मामलों में पारित आदेश का वर्तमान विधेयक से किसी प्रकार का संबंध नहीं है, अध्यक्ष महोदय। यहाँ उल्लेखनीय है कि विद्यमान अटॉर्नी जनरल ने अपने परामर्श में यह भी उल्लेख नहीं किया कि कई राज्य के द्वारा विभिन्न वर्गों को 50% से अधिक आरक्षण उपलब्ध कराने का प्रावधान भी 9वीं अनुसूची में शामिल कराए जाने के फलस्वरूप जुडिशियल रिव्यू के लिए सुरक्षित हो चुका है, जो हम लोग के कई राज्यों में ये हुई है, अध्यक्ष महोदय। हम लोगों ने भी ST/SC एवं पिछड़े वर्गों के आरक्षण को 50% से बढ़ाकर 67% करने से संबंधित विधेयक विधानसभा से पास कराकर माननीय राज्यपाल के पास भेजा हुआ है। मैं पूरे सदन की ओर से आरक्षण बढ़ाने से संबंधित उक्त विधेयक पर भी शीघ्रता से सहमति प्रदान करने का माननीय राज्यपाल से आग्रह करना चाहूंगा। अटॉर्नी जनरल ने अपने परामर्श में वर्ग 4 के लिए तो विधेयक के प्रावधान को संवैधानिक प्रावधान के अनुकूल बताया है, परंतु वर्ग 3 के मामले में उनकी राय ऐसी नहीं है, जबकि वस्तु स्थिति यह है कि सभी प्रांतों में और राष्ट्रीय स्तर पर भी सामान्यतः वर्ग 3 और वर्ग 4 की श्रेणी के नौकरियों को एक ही श्रेणी में रखा जाता है।
अध्यक्ष महोदय, हम लोगों ने वर्तमान स्थानीयता संबंधित विधेयक को 9वीं अनुसूची में शामिल करने का प्रावधान भी विधेयक में किया हुआ है, जिससे कि इसे जुडिशियल रिव्यू के विरुद्ध सुरक्षा कवच उपलब्ध हो सके। आश्चर्य की बात है कि विद्वान अटॉर्नी जनरल ने इस तथ्य को अपना परामर्श प्रदान करने की कहीं भी संज्ञान नहीं लिया है। तो उपरोक्त सभी तथ्यों से ऐसा प्रतीत होता है कि अटॉर्नी जनरल द्वारा दिए गए परामर्श तर्कसंगत नहीं लगता है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहूंगा कि राज्य सरकार ने झारखंड राज्य के विद्वान महाधिवक्ता से इस विषय पर परामर्श प्राप्त भी किया है। अध्यक्ष महोदय, जिसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से परामर्श दिया भी है। अध्यक्ष महोदय, विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को संसद के द्वारा 9वीं अनुसूची में शामिल कराया जा सकता है। अध्यक्ष महोदय, तत्पश्चात संविधान के अनुच्छेद 31B के अंतर्गत उस विधेयक को संविधान के पार्ट 3 अथवा यदि वह किसी न्यायालय के आदेश के प्रतिकूल भी हो तो उसे सुरक्षित रखा जा सकता है। अतः अध्यक्ष महोदय, उपरोक्त के आलोक में वर्तमान विधेयक में किसी तरह के परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है और इसे वर्तमान स्वरूप में ही पुनः पारित करने का सदन से आग्रह करता हूं। नेता प्रतिपक्ष, आप बोलिए, नेता प्रतिपक्ष बोलिए। बोला रहे महोदय, और लोगों का भी सुझाव ले लेते तो अच्छा रहता। आप बोलिए, तो आवश्यकता होगा तो फिर सुझाव लेंगे। अभी उनको बोलने दीजिए ना, एक बार बाकी लोगों का भी आ जाता है तो हम लोग भी बोलने में आप बोलिए ना। सदन नेता हो गया, आप प्रतिपक्ष हैं, बोलिए, उसके बाद फिर लेंगे। करवा लीजिए। आप आसन से उनका नाम बोल दिए तो आप बोलिए, फिर तो सुझाव ना देंगे। नवीन जी बोलने दीजिए, खड़ा हो गए हैं, पुकार लिए, बट बोलिए बढ़िया सर, बोलिए ना, बोलिए। अभी आसन से देखिए, हर चीज में जिद नहीं करना चाहिए नवीन जी, हर चीज में जिद नहीं करना चाहिए। हमने नाम पुकार दिया, उनका नाम पुकार दिया तो बोलने दीजिए, नाम उनको बोलने दीजिए, फिर बाद में लेंगे ना, बाद में लेंगे। बोलिए अमर जी, आप बोलिए ना, बोलिए। महोदय, क्योंकि इतने महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा हो रही है, हम सबका आग्रह होगा कि आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी से इस विषय पे थोड़ा सा बुलवा लीजिए, उसके बाद हम लोग फिर बोलेंगे। आपसे भी बुलवा, आप बोल लीजिए ना, फिर उनसे भी जरूरत पड़ेगा तो लेंगे, आप काहे चिंता करें। पहले बुलवा लेते तो ज्यादा अच्छा। आप बोलिए ना पहले, उसके बाद बुलवा लीजिए। हाँ ठीक। आदरणीय अध्यक्ष जी, अभी नेता सदन ने झारखंड स्थानीय व्यक्तियों की परिभाषा और परिणामी सामाजिक, सांस्कृतिक और अन्य लोगों को ऐसे स्थानीय व्यक्तियों तक विस्तारित करने के लिए विधेयक 2022, इस विषय को जो आदरणीय राज्यपाल महोदय ने कुछ सुझाव और संदेश के साथ इस सदन को वापस भेजा था कि उस पर पुनर्विचार किया जाए, और जो सुझाव उन्होंने भेजा था वो महान अपने अटॉर्नी जनरल भारत, उनके सुझावों को शामिल करते हुए सदन को भेजा है। महोदय, यह विधेयक इस राज्य सरकार द्वारा जो लाया गया है, इसका उद्देश्य ही था कि हम जो है 1932 के आधार पर स्थानीय लोगों को नियोजन देंगे। इसका मूल जीच यही है
कि यहाँ के स्थानीय जो 3rd और 4th ग्रेड की नौकरियां हैं उसमें हम लोग पूर्णतः जो है आरक्षण दे करके यहाँ के नागरिकों को, यहाँ के बच्चों को हम लोग रोजगार देंगे। इसका बेसिक जीत यही था महोदय। लेकिन आज जिस तरह से ये बिल को वापस यहाँ रखा गया है और जो भाव रखा गया है, मुझे लगता है ये नौकरी देना या यहाँ के लोगों को न्याय देना प्राथमिकता नहीं है। इसको कानूनी अड़चन में, कानूनी पेच में फंसाए रखना है। 2000 के बाद लगातार जब से झारखंड बना है तब से इस विषय को लेकर के बातें होती है। एक पूरे झारखंड की जनता ये चाहती है कि इस विषय का समाधान निकले और हमें हमारा हक और अधिकार मिले। माननीय नेता सदन को 2014 के 14 महीना पहले भी इसी मुद्दे पे सत्ता हासिल हुई थी। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ जो सहयोगी के रूप में जो सत्ता चला रहे थे और जो बार बार कहते हैं कि 23 साल में 20 साल हम लोगों ने शासन किया, सत्ता पक्ष पे जो आक्षेप लगाते हैं, तो 4 साल तो उनका हो गया महोदय। और कुल मिलाकर के गुरुजी और इनका 14 महीने का शासन और फिर कांग्रेस का शासन और फिर जो राष्ट्रपति शासन कांग्रेस के इसमें रहा, तो 12-13 साल से ज्यादा उनका शासन इसमें रहा। उस समय जो सत्ता से इन्होंने समर्थन वापस लिया था वो इसी मुद्दे के लेकर लिया था कि भाई स्थानीय नीति को हम लोग परिभाषित करेंगे। और 2000 के बाद ये लगातार फंसा हुआ विषय भी था, 2002 के बाद लगातार फंसा हुआ विषय था। 2014 के बाद जब हम लोग सरकार में आए तो हम लोगों ने एक स्थानीय नीति को जो कोर्ट और बाकी चीजों के माध्यम से जो था उसको परिभाषित किया और ये पूरी तरह से राज्य सूची का मामला है, इसलिए हम लोगों ने इसको सीधे अपने कैबिनेट से पास करा करके लाखों लोगों को नौकरियां दी। हम लोगों ने जो कटअप रखा, जो नौकरियां देना प्रारंभ किया, उसके लिए ना हम उसको विधेयक के रूप में सदन के अंदर लेकर के आए, ना इसको अनुसूची में, नवी अनुसूची में डालने के लिए हम लोगों ने वहां भेजा। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, पूरे हक के साथ कह सकता हूं कि 95% स्थानीय लोगों को जितनी भी नौकरियां मिली है उसमें बहाल होने वाले स्थानीय लोग ही है। यहाँ के मूलवासी है, यहाँ के आदिवासी, यहाँ के दलित है। प्रमाण के साथ हम लोग कह सकते हैं। महोदय, राज्य सरकार जैसे ही आई, इस राज्य सरकार ने बोलने दीजिए ना, बोलने दीजिए ना, उनको बोलने दीजिए, अपना बात रखने दीजिए, बोलिए। जैसे ही राज्य सरकार आई महोदय, इन्होंने चुनावी भाषण भी दिया था, चुनावी वायदे भी किए थे कि हम स्थानीयता को परिभाषित करके नई तरीके से 1932 का खतियान लेकर के आएंगे और यहाँ नियोजन देंगे। महोदय, 4था साल है और नियोजन की स्थिति ऐसी है कि माननीय सदस्यों ने जब प्रश्न लगाया तो उसका जो जवाब आया, वो जवाब ये आया कि जो भी बहालियां हुई है 8000 से ज्यादा, वो पूर्ववर्ती सरकार द्वारा घोषित और वहां से जो काम चालू किया था बहाली का, उसके कारण वो 8000 से ज्यादा हुआ। बाकी इस सरकार में एक भी आपने बहाली नहीं किया है, सब अनुशंसाओं में है, चाहे जेपीएससी में हो चाहे जेएसएससी में हो, वो अनुशंसा ही चल रही है। महोदय, कुल मिलाकर के अगर देखेंगे तो जितना आपने पढ़ा था आदरणीय राज्यपाल महोदय का जो संदेश, उसके अलावा भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने और कुछ विषय पढ़ा है अपने वक्तव्य में, वो शायद हो सकता है उनके फाइल में आया हो या, लेकिन जो सदन में जो आपने हम सबको सर्व किया था उसमें यही बात विषय रखा गया था। पूरी इस बात के लिए सहमति देते हुए राज्यपाल महोदय के माध्यम से कि भाई 3rd और 4th ग्रेड और स्थानीय लोगों को आप नियोजित करना चाहते हैं, इससे हम लोग बिल्कुल सहमत हैं और ये अच्छी बात है कि राज्य सरकार इसके लिए काम करे। लेकिन राज्य सरकार कोई विधि सम्मत कार्रवाई ना करते हुए सिर्फ उलझाए रखे, संविधान के संकट को पैदा हो जाए, संवैधानिक क्लेश हो जाए। आज हमको चाहिए नौकरी और आप हमको दे रहे हैं पोस्ट डेटेड चेक। आप भविष्य का फिर वायदा कर रहे हैं 4 साल के बाद। अब अगले साल पूरा चुनावी वर्ष है, 4 साल आपने निकाल दिया यह कहते हुए हम बनाएंगे और फिर आज आप कह रहे हैं कि हम अब अगले बार इसको जो है इसको अब आगे भविष्य में बनाएंगे। महोदय, ये पूरी तरह से विषय जो है हम लोगों ने जो सहमति प्रदान की थी, पूरा सदन ने पूर्ण मत के साथ, ध्वनि मत के साथ, और इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। राज्य की जनता के भावना के साथ हम लोग भी खड़े हैं और हम लोग कह रहे हैं कि राज्य का विषय है नियोजन, नौकरी, आप इस राज्य के विषय को राज्य में ही रखें, इसको केंद्र से या फिर केंद्र की पाले में या
कोर्ट के पाले में फेंक करके अपने दायित्व से मुक्ति ना लीजिए। आप इसको राज्य में बनाइए। आपके पास पूरा सदन का बहुमत है, आपके पास कैबिनेट है। आज ही जाइए और कहिए कि भाई ये नहीं करेंगे, 1932 हम कटअप बना रहे हैं और इसी से नौकरी लेंगे, ऐसा करके आप दीजिए, उसके बाद कीजिए। लेकिन ये जो इसको इधर आगे पीछे कर रहे हैं, यहां भेज रहे हैं, वहां भेज रहे हैं, आप भी भली भांति जानते हैं कि ये कानून के पेच में ही फंसने वाला है। ये फिर लटकाने भटकाने और अटकाने वाला काम हो रहा है। इससे इस राज्य की जनता का, जिनकी उम्र पार हो रही है, जो नियोजन के लिए खड़े हैं, तरस रहे हैं, जो एजेंसियां जो नियोजन नहीं ले पा रही, अजी वर्तमान में जो नियोजन की स्थिति है, जो आप चला रहे हैं, आप दोनों ही रास्ता खोल के रखना चाहते हैं। एक तो भाई आप भविष्य का इंश्योरेंस कर रहे हैं कि भाई हम 1932 करेंगे, और अभी जो पूर्ववर्ती सरकार जो है उसके माध्यम से ही आगे बढ़े, तो कुछ तो हाँ कहिए, किसी चीज में तो अपने आप को क्लियर करिए। दोनों ही चीजें एक साथ मिलकर के कैसे चल सकती है? अपने राजनीतिक आप मान लीजिए कि आप फेल हो चुके हैं नियोजन देने में, यहाँ के लोगों को रोजगार देने में, यहाँ जो आपने वायदा किया था उसको पूरा करने में आप विफल हो चुके हैं। इसको स्वीकार कर लीजिए और राज्य के हित में जो वैधानिक हो सकता है, जो नियम परक हो सकता है, आप उसको शामिल करते हुए यहाँ के लोगों को रोजगार देने के लिए आगे बढ़िए। और ये सदन आपको पूर्णतः स्वतंत्रता देता है कि आप यह जो अधिकार आपका है, जो राज्य का अधिकार है, माननीय मुख्यमंत्री जी अपने कैबिनेट की बैठक बुलाइए और जो भी डिसीजन करना है वो डिसीजन करके, जैसे हम लोगों ने लाया था 1985 को 30 साल का जो हम लोगों ने करके उसके बाद जो नियोजन किया है, लाखों लोग जो आज नियोजित है, उसमें हम लोगों ने कहीं पर भी यहां बिल ला करके नहीं किया था, वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर था। आप भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को अपनाइए। नियोजन 100% राज्य का विषय है, नियोजन 100% राज्य का विषय है, ये हम सब बार बार कहते हैं। इसको आगे फेंकने का काम ना करें और इसे यहीं से लागू करें, मेरा ही मानना है। बाकी आप लटकाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, करिए, लेकिन नियोजन के लिए यहाँ पे कीजिए। और मेरा ये आपसे आग्रह होगा महोदय, मेरा ये आग्रह होगा, अध्यक्ष महोदय, मेरा ये आग्रह होगा, अभी पूरा समय है, आप सबको का जो है विषय भी थोड़ा थोड़ा सुन लीजिए। बाकी करना तो आप ही लोगों को है, विषय को सुन लीजिए। इसलिए मैं करना चाहता हूँ, इसको करिए। अरे आप लोग बोल रहे हैं ना, बाबूलाल जी बोल रहा है, आप लोग बोल रहे हैं ना, बाबूलाल जी बोल रहे हैं, आप लोग क्यों बोल रहे हैं? चलिए बोलिए, संसदीय कार्य में। जो बिल 1932 का रखा गया है और विपक्ष के नेता अपनी बातों को रखने की काम किया है। हम कहां से आपको क्या बोले, हमको भी मुश्किलें लगता है। बट चलिए बोलिए, आप बोलिए। महोदय, विपक्ष के नेता अपने बात को रखने के क्रम में उन्होंने साल, डबल इंजन, सारी बातों को रखने की काम किया है। और उन्होंने एक बात को बल दिया कि कैबिनेट चाहे तो आज ही और माननीय विपक्ष के नेता ने कहा कि कैबिनेट में जाकर एक आसन का काम कर रहा है। क्या ये आप अपना काम करिए, बट कि किसी भी राजपत्र 50% से अधिक अपने कैबिनेट में उसको रख सकता है या किया है किसी राज्य में? उदाहरण है, जहां तक मुझे जानकारी है 50% से ऊपर जब होता है तो संसद में निश्चित तौर पर जाता है। इसके पहले भी यहाँ पर इसके पहले यही होता है, और इसके पहले भी यहाँ पर झारखंड में इस तरह का बिल एक बार नहीं कई बार लाया गया है, लेकिन बार बार कोर्ट से निरस्त होकर ही लौटा है। इसीलिए निश्चित तौर पर जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हमारा सदन नेता ने आप बोलिएगा रखा है, उसको सर्वसम्मति से चलिए आपको पारित करके भेजा जाना चाहिए। धन्यवाद। चलिए नीलकंठ बाबू बोलिए। नीलकंठ अध्यक्ष महोदय बोलिए। नीलकंठ बाबू ज्यादा लंबा नहीं लेंगे अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं मेरा आदत को
हाँ नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी का, नेता प्रतिपक्ष जी का और संसदीय कार्य मंत्री जी के बातों को हम लोग सुन रहे थे अध्यक्ष महोदय, और आपके द्वारा अध्यक्ष महोदय हम सबों को स्थानीय नीति से संबंधित अजमुचे सर्व किया गया है। इसमें ज्यादा हम नहीं कहना चाहते हैं अध्यक्ष महोदय, कम शब्द में ही कहना चाहते हैं। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी कह रहे थे कि 50% से ऊपर यदि जाएगा तो उसको सांसद में भेजना पड़ेगा। इस चीज के बारे से हम लोग भी सहमत है, लेकिन अध्यक्ष महोदय तो अभी स्थानीय नीति के बारे में, आरक्षण अलग चीज है कि 50% से ऊपर जाएगा वो अलग चीज है। उसके बारे में भी माननीय मुख्यमंत्री जी 68% उन्होंने क्या या 67% कहा, वो अलग है अध्यक्ष महोदय, इसे हट करके है। और इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से ही जानना चाहता हूं, एक लाइन लिखा है सम्मिलित होने के उपरांत ये नियम प्रभावी होगा। तो अध्यक्ष महोदय ये 9वीं अनुसूची में भेजने की आवश्यकता क्यों है अध्यक्ष महोदय? और दूसरा चीज अध्यक्ष महोदय, इसमें लिखा है कि पूर्वजों का नाम 1932 या उससे पहले के सर्वेक्षण या अभिलेख के खतियान में दर्ज। तो अध्यक्ष महोदय हम ये कहना चाहते हैं कि यदि मान लिया जाए कि जहां पर सर्वे 1964 में हुआ हो, उनका क्या होगा अध्यक्ष महोदय? और अध्यक्ष महोदय ये निश्चित रूप से जो अभी आपने प्रतिपक्षी जो नेता कह रहे थे कि इसको टालने का, टाल मटोल करने का और यहाँ के लोगों को नौकरी ना देने का, नियोजन नीति ना देने का, ये अध्यक्ष महोदय टालने का ये एक स्थानीय नीति यहाँ पर लाया जा रहा है। इनको जिस तरह आपको भी जानकारी है, हम सबको भी जानकारी है, पूरे झारखंड प्रदेश के लोगों को जानकारी है कि हम लोगों ने कैबिनेट में पास करके सीधे स्थानीय नीति बनाए और नियुक्ति भी होते आई है और आज तक हो भी रही है। तो अध्यक्ष महोदय ये राज्य सरकार का, तो ये 9वीं अनुसूची में भेजने का मतलब क्या है अध्यक्ष महोदय? इसके बारे में थोड़ा सा हम लोगों को बतला कि 9वीं अनुसूची में अध्यक्ष महोदय क्यों भेजा जाएगा? सोनू जी, सुदीप कुमार सोनू। धन्यवाद सर। बोलवाएंगे आपको भी, उनको बोलने दीजिए, उसके बाद आप। बहुत धन्यवाद सर। आज यह सदन एक बड़े महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रहा है और मैं तमाम पक्ष विपक्ष के साथियों से आग्रह जरूर करना चाहूंगा कि जब माननीय अध्यक्ष ने सबके विचार लेने की बात की है तो आपको विचारों को सुनना चाहिए। मान्यवर सदन नेता के भाषण के उपरांत, सदन नेता के प्रस्ताव के उपरांत नेता प्रतिपक्ष का भी वक्तव्य आया। बातें कमोबेश घूम फिर के वहीं पर आ गईं जो ये कहना चाहते थे। आज ये बार बार इस बात का जिक्र करते हैं कि हम लोगों ने स्थानीय नीति कैबिनेट से बना दी थी, और ये इस बात का जिक्र नहीं करते हैं कि 13/11 को जो बांटा था राज्य में वो कोर्ट में जाकर धराशायी क्यों हो गया था। आज 2016 की स्थानीय नीति की बात करते हैं, लेकिन जब ये परिस्थितियां कोर्ट की समीक्षा में जाने लायक हैं, तो अगर सरकार यह चाहती है कि 1932 को आधार वर्ष मानते हुए यह सदन सर्वसम्मति से इसे पारित करे और भारत सरकार को भेजे कि संविधान की 9वीं अनुसूची में जाकर यह संरक्षित हो, तो हमारे विपक्ष के साथियों को आपत्ति क्यों है? मान्यवर, मेरा वक्तव्य पूरा हो जाने दीजिए। मान्यवर, बिहार सरकार ने 75% आरक्षण लागू कराया और राज्यपाल से आग्रह किया कि इसको 9वीं अनुसूची में भेजा जाए। मैं और जानकारी के लिए बता दूं, किसी देश के तमिलनाडु प्रदेश में आरक्षण की सीमा 69% है, जो संविधान की 9वीं अनुसूची के द्वारा संरक्षित है। मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि एक सीधा विषय जिस विषय में 100% आरक्षण की बात आ रही है, मैं फिर दोहरा के कह रहा हूं कि इस 1932 के खतियान के आधार पर तृतीय और चतुर्थ वर्गीय श्रेणी के पदों पर 100% आरक्षण का प्रस्ताव यह सरकार करती है। हम 50 को 55 नहीं कर रहे हैं, हम 100% ये कहते हैं कि जिसके पास 32 का खतियान होगा वो झारखंड के तृतीय और चतुर्थ वर्ग की नौकरियों का हकदार होगा। आप हाँ बोलते हैं या ना बोलते हैं, ये स्पष्ट जनता के सामने आपको करना चाहिए। मान्यवर, दूसरा मेरा इनसे यह कहना है,
कि हर बार मान्यवर मेरा स्पष्ट इनसे यह कहना है कि 1932 झारखंड की आत्मा है, 1932 झारखंडियों का सपना है, 1932 लागू होगा या नहीं होगा इस पर इनको अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। आदरणीय नीलकंठ सिंह मुंडा जी वरिष्ठ साथी हैं। आदरणीय नीलकंठ सिंह मुंडा जी ने जो मामले उठाए कि जहां 1932 का खतियान नहीं है, जहां 1964 का सर्वे हुआ है, वहां क्या होगा। मैं आदरणीय नीलकंठ सिंह मुंडा जी को यह बताना चाहता हूं कि इस विधेयक ने यह प्रावधानित किया है कि जहां 1932 का सर्वे खतियान नहीं है या किसी भूमिहीन के पास भूमि नहीं है, वहां ग्राम सभा इस बात का सत्यापन करेगी कि यह व्यक्ति और इसका पूर्वज अगर 1932 से पहले झारखंड की भूभाग में रहने वाला है तो वैसे व्यक्तियों को स्थानीय माना जाएगा। मैं पुनः दोहराकर यह कहता हूं मान्यवर, वक्तव्यों की परंपरा, किसको आप वक्तव्य देंगे यह आपका विशेषाधिकार है, लेकिन सदन नेता के एक लाइनर बात को समर्थन करते हैं या विरोध करते हैं। झारखंड की जनता 3.5 करोड़ जनता आज इस बात को देख रही है। इस बात को स्पष्ट बोले कि नवीन में जाकर यह संरक्षित होगा, भारतीय जनता पार्टी इसमें हमारी मदद करेगी या भारतीय जनता पार्टी इसके खिलाफ होगी। प्रदीप जी धन्यवाद, आपको दे रहे हैं, उनके बाद आपको दे। मेरी व्यवस्था यह है अध्यक्ष महोदय कि जब कोई विधेयक महामहिम के यहाँ से लौटा और सरकार ने यथा प्रस्तावित किया तो फिर बहस का आपने जगह कैसे दिया? कहाँ है बहस का जगह? अगर वो विधेयक यथा प्रस्तावित है तो उसमें बहस की जगह नहीं है। सरकार ने रखा यथा प्रस्तावित, इसे आप पास कराए, कहीं जगह की गुंजाइश नहीं है क्योंकि संशोधन का कहीं जगह नहीं है। 1932 यानी 1932 आप इसे विधानसभा से पारित करा के भेजे। प्रभारी मंत्री चलिए, प्रभारी मंत्री अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि दिनांक 11 नवंबर 2022 को सभा द्वारा यथा पारित झारखंड स्थानीय विधेयक की परिभाषा और परिणामी सामाजिक, सांस्कृतिक और अन्य लाभों को ऐसे स्थानीय व्यक्तियों तक विस्तारित करने के लिए विधेयक 2022 को बिना किसी संशोधन के पुनः पारित किया जाए। प्रश्न यह है कि दिनांक 11 नवंबर 2022 को सभा द्वारा यथा पारित झारखंड स्थानीय व्यक्तियों की परिभाषा और परिणामी सामाजिक, सांस्कृतिक और अन्य लाभों को ऐसे स्थानीय व्यक्तियों तक विस्तारित करने के लिए विधेयक 2022 को बिना किसी संशोधन के पुनः पारित किया जाए। जो इसके पक्ष में है हाँ कहे, जो इसके विपक्ष में है ना कहे। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। प्रभारी मंत्री उच्च तकनीकी शिक्षा विभाग, प्रभारी मंत्री उच्च शिक्षा। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि प्रज्ञान इंटरनेशनल विश्वविद्यालय निरसन विधेयक 2023 को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। प्रश्न यह है कि प्रज्ञान इंटरनेशनल विश्वविद्यालय निरसन विधेयक 2023 को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। जो इसके पक्ष में है वह हाँ कहे, जो इसके विपक्ष में है ना कहे। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी गई। प्रभारी मंत्री मैं इसे पुनर्स्थापित करता हूं। यह पुनर्स्थापित हुआ। विचार का प्रस्ताव। प्रभारी मंत्री, मैं प्रस्ताव करता हूं कि प्रज्ञान इंटरनेशनल विश्वविद्यालय निरसन विधेयक 2023 पर विचार हो। प्रश्न यह है कि प्रज्ञान इंटरनेशनल विश्वविद्यालय निरसन विधेयक 2023 पर विचार हो। जो इसके पक्ष में है वह हाँ कहे, जो इसके विपक्ष में है ना कहे। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है। विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। अब मैं खंड स लेता हूं। खंड 02 में एक संशोधन है। क्या माननीय सदस्य डॉक्टर लंबोदर महतो अपना संशोधन प्रस्तुत करेंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रज्ञान इंटरनेशनल विश्वविद्यालय
निरसन विधेयक 2023 में निम्नलिखित संशोधन प्रस्तावित है। धारा 2 निरसन एवं वृत्तियां प्रज्ञान इंटरनेशनल विश्वविद्यालय विधेयक 2016 को एतद द्वारा निरस्त किया जाता के पश्चात स्थापना के 7 वर्ष के उपरांत भी प्रस्ताव द्वारा निर्धारित मानकों को पूरा नहीं करते हुए विश्वविद्यालय को धरातल पर नहीं उतारने वाले प्रबंधक पब्लिक प्रस्तावक के विरुद्ध सख्त अनुशासनिक एवं आपराधिक कार्रवाई की जाती है जोड़ा जाए, क्योंकि प्रस्तावक ने सरकार और सदन का समय और संसाधन दोनों अपव्यय किया। हो गया मंत्री का पक्ष। माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, ये माननीय विधायक जी का ये आया है इसमें संशोधन के लिए। इसमें संशोधन का कहीं से कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि सारी प्रक्रियाओं को पूरा करके ही ये विधेयक लाया गया है। और इनका कहना है कि इसमें सजा का प्रावधान किया जाए, कानूनी कार्रवाई की जाए, तो ये इनका जो मान्यता है उसे ही खत्म कर दिया जा रहा है। यही एक बड़ी कार्रवाई है। और इनका जो डिपॉजिट है उसको भी सीज किया जा रहा है 4 करोड़ रुपए। और सारी प्रक्रियाओं को पूरा करके ही ये विधेयक लाया गया है, इसलिए इसमें किसी संशोधन की कोई आवश्यकता महसूस नहीं होती है। अध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह है कि विधेयक के खंड 2 के द्वितीय पंक्ति में शब्द निरस्त किया जाता है के पश्चात निम्न शब्द स्थापना के 07 वर्षों के उपरांत ही प्रस्तावक द्वारा निर्धारित मानकों को पूरा नहीं करते हुए विश्वविद्यालय को धरातल पर नहीं उतारने वाले प्रबंधक प्रस्तावक के विरुद्ध सख्त अनुशासनिक एवं आपराधिक कार्रवाई की जाएगी को जोड़ा जाए। जो इसके पक्ष में है वहां कहें, जो इसके विपक्ष में है ना कहें। मैं समझता हूं कि विपक्ष में बहुमत है, विपक्ष में बहुमत है, यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ। प्रश्न यह है कि खंड 02 इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में है वह हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वह ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में तो इस विधेयक का अंग बना। प्रश्न यह है कि खंड 01 इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में है वह हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वह ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है, खंड 01 इस विधेयक का अंग बना। प्रश्न यह है कि प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में है वह हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वह ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है, प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बना। प्रश्न यह है कि नाम इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में है हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है, नाम इस विधेयक का अंग बना। स्वीकृति का प्रस्ताव प्रभारी मंत्री। अध्यक्ष महोदय, एक टंकन भूल की ओर ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, कि इस विधेयक के पृष्ठ संख्या 2 के उद्देश्य एवं हेतु में टंकन भूलवश अंकित प्रज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक 2016 को प्रज्ञान इंटरनेशनल विश्वविद्यालय विधेयक 2016 पढ़ा जाए। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि प्रज्ञान इंटरनेशनल विश्वविद्यालय निरसन विधेयक 2023 स्वीकृत हो। प्रश्न यह है कि प्रज्ञान इंटरनेशनल विश्वविद्यालय निरसन विधेयक 2023 स्वीकृत हो। जो इसके पक्ष में है वह हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वह ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। प्रज्ञान इंटरनेशनल विश्वविद्यालय निरसन विधेयक 2023 स्वीकृत हुआ। झारखंड पदों एवं सेवाओं के रिक्तियों में आरक्षण संशोधन। प्रभारी मंत्री कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग। मैं प्रस्ताव करता हूं कि झारखंड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियां में आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। प्रश्न यह है कि झारखंड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। जो इसके पक्ष में है वह हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वह ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। प्रस्तापित करने की अनुमति दी गई। प्रभारी मंत्री।
मैं इसे प्रस्तापित करता हूं। यह प्रस्तापित हुआ विचार का प्रस्ताव। प्रभारी मंत्री। मैं प्रस्ताव करता हूं कि झारखंड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों के आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 पर विचार हो। इसमें प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव आया है। क्या माननीय सदस्य श्री अमित कुमार यादव अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे? अमित कुमार यादव जी। अध्यक्ष महोदय, आज सरकार का जो आरक्षण संशोधन विधेयक आया हुआ अध्यक्ष महोदय, इसमें मेरा संशोधन है कि 5% झारखंड आंदोलनकारियों को देने का इन्होंने अलग से प्रोविजन रखा अध्यक्ष महोदय। आज हम लोग को पहली बार झारखंड सरकार का संकल्प 2021 मार्च का आया अध्यक्ष महोदय। इसमें इन्होंने डिफाइन किया है कि हम आंदोलनकारी किसको कहेंगे अध्यक्ष महोदय। तो हम कहेंगे कि हम चाहते हैं कि झारखंड सिर्फ आंदोलनकारी नहीं, जितने भी आंदोलन हुए, चाहे जेपी आंदोलन के आंदोलनकारी हो, चाहे वनांचल आंदोलन के आंदोलनकारी हो, चाहे झारखंड अलग राज्य के आंदोलनकारी हो, सभी के आश्रितों के नौकरी में 5% आरक्षण दिया जाए अध्यक्ष महोदय। दूसरा विषय अध्यक्ष महोदय है कि अभी सरकार 8% ओबीसी और 6% ओबीसी को मतलब 14% आरक्षण दे रही है। पिछले बार विधानसभा में इन्होंने लाया कि मैं 27% आरक्षण देने का प्रावधान राज्यपाल को भेज रहा हूं अध्यक्ष महोदय। तो जब तक आरक्षण इनका पूरा कंप्लीट नहीं होता है कि ओबीसी को कितना देंगे, झारखंड आंदोलनकारी को कितना देंगे, अभी तो अध्यक्ष महोदय फिर वही वाला बात होने लगा है कि हम 1932 के आधार पर नौकरी दें कि पूर्ववर्ती सरकार के आधार पर नौकरी दें। तो जब सरकार के पास स्पष्ट नीति नहीं है, आरक्षण का नीति नहीं है, ये नौकरी किस तरह से देना चाहते हैं उसका नियोजन नीति इनके पास नहीं है, तो फिर आने वाले दिनों को आंदोलनकारियों को भी हम जो ठगने का काम कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय, ये शायद झारखंड के युवाओं के साथ नाइंसाफी होगी। इसलिए 1932 और 27% ओबीसी आरक्षण को भी इनको स्पष्ट करना चाहिए, तब झारखंड आंदोलनकारियों के 5% जो हम आरक्षण देने का प्रावधान है वो सफल हो पाएगा अध्यक्ष महोदय। चलिए, प्रश्न यह है कि झारखंड पद एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण संशोधन विधेयक 2023, इसमें आप इटो करने दीजिए। हो गया आपका संशोधन नहीं है इसमें, संशोधन रिक्तियों में आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 प्रवर समिति को इस निर्देश के साथ सौंपा जाए कि वो अपना प्रतिवेदन 30 दिनों के अंदर दें। जो इसके पक्ष में है वो हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वो ना कहें। बोलिए, क्या बोलिए महोदय। जो बिल आपने लाया है, सरकार ने जो लाया है आपके सदन के विचार के लिए, उसमें झारखंड जैसे सदस्य अमित मंडल जी ने, माननीय सदस्य ने कहा, अमित यादव जी, माफ कीजिए, अमित यादव जी ने कहा कि झारखंड आंदोलनकारियों को आप नियोजन में आरक्षण देना चाहते हैं। महोदय, 2021 का जो संकल्प है उसके पारा 2 में इन्होंने लिखा है, पारा 2 के 1 में जो आयोग चिन्हितीकरण है, वो आयोग के चिन्हितीकरण का नाम से वनांचल शब्द के लिए झारखंड के नाम आंदोलन तो चला ही, वनांचल का आंदोलन चला और वनांचल के कई एक हमारे योद्धा रहे हैं, जिसमें वनांचल अध्यक्ष उस समय आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी रहे, वनांचल के महानायक वीर समरेशदा रहे और कई लोग रहे। इस आंदोलन को गति प्रदान की महोदय, मैं बताना चाहता हूं, और उसके कारण क्या है? आपका संशोधन इस बिल में नहीं है, तो फिर भी बोलिए। आपको हम दिए, आपको प्रिविलेज है। उपकार मत कीजिए नहीं, उपकार मत कीजिए, अधिकार है तो बोलने दीजिए, नहीं तो उपकार मत कीजिए, बोल बैठ जाता हूं। वही व्यक्ति बोलते हैं जो संशोधन देते हैं नेता महोदय। तो लेकिन चूंकि आप कुछ सलाह देना चाह रहे हैं इसलिए हम दे रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष की भूमिका बता दे महोदय। नहीं, अब आपको इसीलिए ना हम नाम पुकारे महोदय, तो संक्षेप में बोलने दिया समय। मेरी व्यवस्था ये है कि नेता प्रतिपक्ष किसी भी चीज में वो हस्ताक्षरी हो या न हो, वो हस्तक्षेप कर सकता है। तो नेता प्रतिपक्ष के अधिकार को 4 साल तक तो वंचित रखा। अब नेता प्रतिपक्ष को नेता प्रतिपक्ष हमारे हैं, तो हम क्यों नाम पुकारे उनका?
इनको हम उनका नाम जो पुकारे क्यों? आप तो नहीं, बोलिए। आप तो पास बढ़ जा रहे हैं नहीं, आगे। बोलिए, आप ये बोलिए। कभी भी हस्तक्षेप कर सकते हैं बोलिए। अध्यक्ष महोदय। अमर नेता जी, प्रतिपक्ष हर बिंदु हम- पर हस्तक्षेप कर सकता है। इसीलिए तो नाम हम पुकारे। नाम पुकारने के पहले आपने नहीं बोला कि नेता प्रतिपक्ष का नाम पुकारिए। नाम आसन ही पुकारा। तो चलिए बोलिए। धन्यवाद। मेरा यह कि आज जो झारखंड है अपना, वो वनांचल है। वनांचल आंदोलन में जिस भूगोल को लेकर के आंदोलन हुआ, उसी का परिणाम यह झारखंड है। 2015 नवंबर को 2000 को अटल जी ने, उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री सदैव अटल जी ने वनांचल बिल ही पेश किया था। ऐसा हृदयता है कि हम लोगों ने उस समय झारखंड के परिप्रेक्ष्य में सभी का मान रखते हुए झारखंड नाम दिया। लेकिन आप इतने संकीर्ण हो गए हैं हृदय से, आप इतने चित विचार के हो गए हैं कि झारखंड के सर्वग्राही जो सामाजिक एक आशा आकांक्षा है, जो यहाँ की परंपरा है, जो यहाँ के लोगों का स्वभाव है, आप उसको दरकिनार करके आपने वनांचल शब्द को ही दरकिनार कर दिया। और कई एक वनांचल आंदोलन के आंदोलनकारी जिनका लगातार संघर्ष रहा है, उस आंदोलन को आप खारिज कर रहे हैं। और आज उसका परिणाम है कि उनका चिन्हितीकरण में नाम नहीं हो रहा है। महोदय, मेरा ये आग्रह होगा कि इस बिल में आप वनांचल शब्द को वापस जोड़िए, और जो आप इसका जो कर रहे हैं कि भाई हमको इसमें आरक्षण देना चाहिए, तो संकुचित मत बनिए, इतना बनिए सबके लड़ाई से झारखंड अलग राज्य बनाए। नहीं तो अटल जी यदि उस समय संकीर्णता के साथ विचार करते तो नाम कुछ वनांचल भी रख सकते थे। लेकिन पॉलिटिकल फायदा से ज्यादा उठ करके झारखंड का नाम पहल कर रहे हैं। उन्होंने पहल नहीं किया क्योंकि उनको पता था उस वक्त, या कांग्रेस पार्टी ने उस समय उनको नहीं करने दिया होगा। लेकिन आज उन्होंने जिस प्रकार से, हम लोगों ने यही कहना चाहते हैं कि भाई आप राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में है, राज्य के लोगों का नियोजन देना, नियोजन नीति बनाना, राज्य के लोगों के लिए स्थानीय नीति बनाना, यह अनावश्यक रूप से, जो कि राज्य के अधिकार क्षेत्र में, आप सबको याद होगा जब हमारी सरकार भी थी, हमने किया था, कोई विधानसभा भी हमने तो नहीं लाया था, कैबिनेट में ही डिसीजन हुआ था। और बाद में काफी नियुक्तियां भी होती रही, और उसके बाद इन्होंने अर्जुन मुंडा की सरकार को गिरा करके खुद मुख्यमंत्री बन बैठे। और 14 में जब सरकार बदली और रघुवर दास जी के नेतृत्व में जब सरकार बनी, तब भी ये हल्ला कर रहे थे। तो रघुवर दास जी ने 2016 में स्थानीय और नियोजन नीति बनाई, और उसके बाद भी नियुक्तियां ढेर सारे हुई है। उस समय की नियुक्ति अगर आप लोग 2000 से लेकर के और 19-20 तक की नियुक्ति को अगर आप देखेंगे, जितना अधिक नियुक्तियां हुई है कि इनके तो 4 साल के कार्यकाल में कोई नियुक्तियां हुई ही नहीं है। मुश्किल से जो हुई है तो विधानसभा में उन्होंने उत्तर दे चुके हैं। अनंत ओझा जी के प्रश्न पर ही आप सब लोग उस उत्तर को देख सकते हो। तो जो काम राज्य सरकार को यहां करना चाहिए, वो काम जानबूझ करके फंसा देना, राजनीति करना, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। इसलिए आज भी मैं हेमंत सोरेन से कहूंगा, राज्य सरकार से मैं कहूंगा कि आप स्थानीय और नियोजन नीति को लेकर के राजनीति नहीं करना चाहिए। आप 1932 का लाइए कट ऑफ डेट, या 1908 का लाइए, भारतीय जनता पार्टी कदापि उसका विरोध नहीं करती है। हम सब लोग तो हर हमेशा चाहते हैं कि झारखंड के लोगों की हितों की रक्षा हो, और झारखंड के लोगों की भावनाओं का भारतीय जनता पार्टी ने जितनी आदर और सम्मान दिया है, वो पहला उदाहरण तो झारखंड राज्य का निर्माण ही है। और नहीं तो पहले क्या हुआ है, किसी से नहीं छुपा हुआ है। इनके पिताजी तो आंदोलन कर रहे थे उस समय, उससे पहले भी लोग आंदोलन कर रहे थे। कांग्रेस पार्टी ने उस आंदोलन को ही पूरी तरह से खरीद लिया था। तो ये बीजेपी को झारखंड वासियों के हितैषी कितना है, ये किसी के यहाँ हमें बताने की कोई जरूरत नहीं है। झारखंड की एक एक जनता उस बात को जानती है
इसलिए झारखंड की हितों की भारतीय जनता पार्टी सदैव हितैषी रही है, हितैषी है और रहेगी भी। लेकिन ये जो राजनीति कर रही है, राजनीति बंद होना चाहिए। झारखंड की बच्चों की भविष्य के साथ, झारखंड वासियों के भविष्य के साथ हेमंत सोरेन को खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। यही कह करके अपनी बातों को मैं समाप्त कर रहा हूँ। बहुत बहुत कर्मवार जो है कि जो लोग 1900 का संशोधन विधेयक विनोद जी एक संशोधन से भी ज्यादा बोल रही है। मंत्री कहेंगे मैं सिर्फ एक बात कहूंगा, सरकार यह सरकार जो कर सकती है अध्यक्ष महोदय कि स्थानीयता पे जो 2016 का संकल्प है उस संकल्प को तो रद्द कर तत्काल कम से कम। इसके लिए लंबोदर जी चलिए माने आपको हम बहुत मानते हैं, समरीलाल जी आपको बहुत मानते हैं हम। आप बैठिए बोलिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, झारखंड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 में निम्नलिखित संशोधन प्रस्तावित है। महोदय, धारा 2 के उपधारा 3 में उत्तराखंड सरकार के तर्ज पर गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के संकल्प संख्या 1938 दिनांक 20 अप्रैल 2021 के प्रावधानों के आलोक में यथा निर्धारित 5% के स्तर पर 10% क्षैतिज आरक्षण प्रतिस्थापित किया जाए नियोजन एवं रोजी रोजगार में। महोदय इस संदर्भ में स्पष्ट करना है महोदय, ये झारखंड सरकार का संकल्प है महोदय।